हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया और उसमें मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का बायोमोलिक्यूल होता है। बट इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मतलब हो गया कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है और एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है। ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। अगर आपका जो एल्डिहाइड है उसमें आप एक से ज्यादा OH ग्रुप को जोड़ देते हैं तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। और कीटोन ग्रुप में अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। जब कार्बन फिक्सेशन करते हैं प्लांट्स तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। अब आते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एनर्जी सोर्स, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आगे क्रेब्स साइकिल वगैरह चलेगी। एनर्जी स्टोरेज, प्लांट में आपका जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और इन द एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। इसका स्ट्रक्चर रोल क्या होता है? प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। दोनों ही आपका सेलुलोज और काइटिन दोनों ही पॉलीसेकेराइड है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आते हैं सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में क्या होता है? ये नेबरिंग सेल के बीच में इंटरेक्शन और अटैचमेंट में हेल्प करता है आपका ये कार्बोहाइड्रेट। फिफ्थ है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मार्कर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के ऊपर और उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका इम्यून सिस्टम। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक मोनोसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड, एक पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपल सिंगल सुगर यूनिट होती है, मतलब इससे ज्यादा हम फर्दर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड, जब हम दो से लेके 10 शुगर यूनिट्स को हम जोड़ते जाते हैं तब आपका ओलिगोसेक्राइड बनता है। मतलब अगर आप दो यूनिट को जोड़ेंगे तो डाइसेक्राइड बनेगा, तीन को जोड़ेंगे तो ट्राइसेक्राइड बनेगा। मतलब मोनोसेक्राइड को जोड़कर हम ऑलीसेक्राइड बनाते हैं और ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। और पॉलीसेक्राइड भी आपका मोनोसेक्राइड से बनता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब आते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मोनोसेक्राइड पाए जाने वाला नेचर में आपका डी ग्लूकोज होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। अगर n की जगह आप 3 रख देते हैं तो यहाँ पर H जो हो जाएगा वो 6 हो जाता है और O6 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आप 6 रखते हैं n की जगह और यहाँ पर 12 हो जाएगा, O यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाता है। मोनोसेक्राइड को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम और एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम कि आपका जो मोनोसेक्राइड है वो कितने कार्बन एटम से मिलकर बना है, उस बेसिस पर आपके अलग अलग तरीके के मोनोसेक्राइड होते हैं। जिसमें से जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, अगर ये 3 कार्बन होंगे तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा और उसके आगे, ठीक है। और जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो हम ओज यूज करते हैं। मतलब अगर थ्री कार्बन का कोई मोनोसेक्राइड है तो उसे ट्राइओज बोलेंगे, 4 कार्बन का है तो उसे टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन का है तो उसे हम पेंटोज बोलेंगे और बाकी 6 कार्बन का है तो उसे हेक्सोज बोलेंगे। ओके। सेकेंड है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो मोनोसेक्राइड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपके दो तरीके के मोनोसेक्राइड होते हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे एल्डोज बोलेंगे। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है उसे कीटोज बोलते हैं। एल्डोज के एग्जांपल आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज हो गए, कीटोज के एग्जांपल आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज हो गया। लेकिन सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड आपके ट्राइओज होते हैं, मतलब मिनिमम 3 कार्बन का ही मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। 2 कार्बन और 1 कार्बन का कोई भी मोनोसेक्राइड नहीं होता है। तो सिंपलेस्ट कौन सा होगा? आपका ट्राइओज होगा। फिर आपके 4 कार्बन के होंगे, 5 कार्बन के होंगे एंड सो ऑन। तो ट्राइओज सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो आपका एल्डोज वाला होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ट्राइओज आपका कीटोज मोनोसेक्राइड जो होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। अब आते हैं मोनोसेक्राइड का ये स्ट्रक्चर है, देखिए ग्लूकोज है,
ये फ्रक्टोज है, ये गैलेक्टोज है, ये तीनों ही मोनोसैक्राइड हैं और तीनों ही 6 कार्बन के मोनोसैक्राइड हैं। अब पढ़ेंगे स्टीरियोआइसोमर। मोनोसैक्राइड में हम थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टीरियोआइसोमर। इसके बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं मोनोसैक्राइड के। तो ठीक है? स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर एक ऐसा आइसोमर है, ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सीक्वेंस जो होता है बॉन्डेड एटम का वो भी सेम होता है, लेकिन ये डिफर करते हैं डायमेंशनल ओरिएंटेशन में। इसका ओरिएंटेशन कैसा है उस बेसिस पे ये डिफर करते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इनैंसियोमर, एक डाइस्टीरियोमर्स। इनैंसियोमर जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। डाइस्टीरियोमर मिरर इमेज नहीं होते हैं और ना ही आइडेंटिकल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनैंसियोमर। इनैंसियोमर ऐसे स्टीरियोमर्स हैं जो मिरर इमेज होते हैं और सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। जैसे अगर आप ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेकर चलें, तो ग्लूकोज में आपका ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है, कायरल कार्बन। यहाँ से हम देखेंगे तो नीचे से जो पहला कायरल कार्बन होता है, अगर उसका OH आपका राइट साइड होता है तो उसे हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर पहला कार्बन नीचे से जो है कायरल कार्बन जो है उसमें OH आपका लेफ्ट साइड होता है तो उसे एल ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो ये आपका पहला कायरल कार्बन हो गया, इसमें अगर OH आपका राइट साइड है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया और अगर OH लेफ्ट साइड है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। ये होते हैं इनैंसियोमर कि कहाँ पर आपका जो कायरल कार्बन है उसके पोजीशन पे OH किस साइड लगा हुआ है और किस लेफ्ट साइड लगा है या राइट साइड लगा है, उस बेसिस पे दो तरीके के इनैंसियोमर होते हैं, डी और एल। अब सेकंड है डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर ऐसे स्टीरियोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एपीमर्स और एनोमर्स। एपीमर्स ऐसे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं जिसमें एक किसी कायरल कार्बन में डिफरेंसेस हो, सिर्फ एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस हो। और एनोमर्स ऐसे होते हैं जहां पर एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंस हो। अब हम आगे पढ़ते हैं एपीमर और आपका एनोमर। इपीमर डिफर होता है सिर्फ एक स्पेसिफिक कायरल कार्बन में। जैसे आप मैनोज ले लीजिए और ग्लूकोज, दोनों ही मोनोसेक्राइड है। मैनोज के जो सेकंड कार्बन है उस पे OH आपका लेफ्ट साइड लगा हुआ है और H जो होता है वो राइट साइड होता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज में देखते हैं तो इसका OH जो है वो राइट साइड है और जो H है वो लेफ्ट साइड है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो एक दूसरे की ये क्या हो गए इपीमर और कौन सी पोजीशन के, कार्बन सेकंड। अब गैलेक्टोज में देखते हैं, ग्लूकोज है जो फोर्थ कार्बन पे आपका OH जो है वो राइट साइड है और इसका जो H है वो लेफ्ट साइड है। ऐसे ही आपका जो फोर्थ कार्बन ऑफ गैलेक्टोज है वहां पर OH जो है आपका राइट लेफ्ट साइड है और जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड है। तो एक दूसरे में जो इनकी पोजीशन आप देख रहे हैं फोर्थ कार्बन पे वेरी कर रही है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो ये भी इसका एपीमर हुआ। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कार्बन सेकंड पर जो आपका ये मैनोज है, इपीमर होता है ग्लूकोज का, मतलब किस कार्बन का इपीमर होता है आपका मैनोज ग्लूकोज का, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज का इपीमर होता है गैलेक्टोज और कौन से कार्बन का, कार्बन फोर्थ का, और ये कार्बन सेकंड का, ठीक है। अब आते हैं एनोमर। जब साइक्लिक फॉर्म बनता है, जब साइक्लिक फॉर्म बनता है तो आपका एनोमेरिक कार्बन दिखता है। मीन्स कहने का ये है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को लेकर चलें, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसमें जो आपका पहला कार्बन है इस पे C डबल O बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे जब आप फ्रक्टोज को देखते हैं तो उसके सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है उसे ही हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका जो एल्डिहाइड होता है उसके साथ OH जो फिफ्थ कार्बन वाला होता है OH उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है कार्बन फर्स्ट वाला और पायरोनोज रिंग बनती है। कीटोज में क्या होता है, आपका सेकंड कार्बन वाला जो होता है वो फिफ्थ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और फ्यूरानोज रिंग बनती है। तो जो एल्डिहाइड होता है, मतलब जो एल्डोज मोनोसैकेराइड होता है, उसके C1 वाले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं और कीटोज वाले के C2 वाले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो इस बेसिस पे आपके दो तरीके के एनोमर्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। देखिए, ये आपका ग्लूकोपाइरानोज है, मतलब ये आपका एल्डोज रिंग है। अगर इसको हम देखकर चलते हैं तो उसका पहला कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन होगा। इसमें अगर OH नीचे लगा होता है तो उसे हम अल्फा बोलते हैं और अगर इसी वाले कार्बन पर आपका OH ऊपर लगा होता है तो हम उसे बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके दो एनोमर हो गए, अल्फा
अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज हो गया और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लिए, स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे उसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सीक्वेंस जो होंगे वो बॉन्डेड एटम के सीक्वेंस सेम होंगे लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होता है। आपके दो तरीके के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, इनैंसियोमर और डाइस्टीरियोमर। इनैंसियोमर जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, डाइस्टीरियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। इनैंसियोमर डी और एल आपने पढ़ लिया, किस बेसिस पे, जो आपका नीचे से पहला कायरल कार्बन होता है, अगर OH आपका राइट साइड है तो उसे डी बोलते हैं और लेफ्ट साइड है तो एल बोलते हैं। अब डाइस्टीरियोमर दो तरीके के होते हैं, एक इपीमर और एनोमर। अगर एक ही कायरल कार्बन पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो इपीमर, और एनोमर कब बोलते हैं, जब साइक्लिक फॉर्म में आपका जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये आपका इपीमर हो गया। एनोमर में जो होता है, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा। अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड, हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, अब ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट अगर जुड़कर बनी हुई है तो वो सारी ओलिगोसैकेराइड के अंदर आती है। जैसे हम डाइसैकेराइड का अगर एग्जांपल लेकर चलें तो सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड में 3 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, रैफिनोज जिसमें आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आता है, ये 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, देखिए सुक्रोज में क्या है, आपका बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और ये जो लिंकेज होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो, सॉरी लैक्टोज हो गया और आपका माल्टोज हो गया। लैक्टोज जो हो गया गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड, जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़कर कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे आपका स्टार्च, स्टार्च जो होता है ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट में। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ये भी स्टोरेज फॉर्म होता है एनिमल्स में। सेलुलोज भी आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ये प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन जो होता है फंजाई और एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, मतलब इंसेक्ट्स में आपका काइटिन प्रेजेंट होता है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड भी आपके दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ऐसा पॉलीसैकेराइड जो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है उसे होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, और एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है अलग अलग टाइप के तो हम उसे हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड में आपका एक स्टोरेज आता है, मतलब स्टोर फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्टार्च हो गया एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन हो गया, और स्ट्रक्चरल में आपका प्लांट में सेलुलोज होता है और एनिमल में काइटिन। फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आपका हेपेरिन आता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, केराटिन सल्फेट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये सारे आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स हमने देख लिया, मोनोसैकेराइड्स के बाद में हमने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड्स, फिर हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।